नमस्कार साथियों, एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं अनिश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएससी एग्रीकल्चर फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट के अंतर्गत आने वाला ये कोर्स होता है जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। उसका तीसरा लेक्चर लेकर आ चुका हूं जो है क्लाइमेट एंड सॉइल फॉर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। जो चलिए वीडियो में हम जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। देखिए, जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होती हैं, बागवानी फसलें होती हैं, उनके लिए आमतौर पर कौन सी मृदा चाहिए, पर क्लाइमेट देख लीजिए, सॉइल देख लीजिए, तो कौन सी सॉइल चाहिए? मध्यम बनावट वाली मृदा जो है यहाँ पर अच्छी मानी जाती है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, मध्यम बनावट वाली मृदा की आवश्यकता होती है। महीन या मोटी संरचना वाली मृदा से बचें। सॉइल टेम्परेचर देखिए, मृदा तापमान, तो मृदा का तापमान जड़ गतिविधि को प्रभावित करता है और वातन तथा जल निकासी भी प्रभावित होती है। ठंडी मृदा में रासायनिक और जैविक गतिविधियां धीमी होती हैं। एनपीएस सीए इसका, ठीक है, आपको ध्यान रखना, इसका मतलब है नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, कैल्शियम, तो एल्यूमिनियम, ये सारे जो पोषक तत्व हैं इनकी उपलब्धता सीमित होती है। ठीक है, तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होने पर नाइट्रीकरण शुरू नहीं होगा। बागबानी फसलों के लिए मृदा का तापमान आप कितना चाहिए, तो 26 से 36 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। कम तापमान के कारण पानी और पोषक तत्वों के अवशोषण और परिवहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, एडवर्स चीजें हो जाती हैं। और पौधों को केवल मिट्टी जलवायु की आवश्यकता ही नहीं होती यहाँ पर, मतलब देखिए, सिर्फ मिट्टी और जलवायु की आवश्यकता होती है, सॉइल और क्लाइमेट की। फिर देखिए, सॉइल यहाँ पर कुछ यहाँ पर लिखा गया है, ये मेरा नोट्स जो है, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम अथवा सूक्ष्म कार्बनिक अथवा अकार्बनिक कण जो पौधों में वृद्धि विकास में सहायक होता है, मृदा कहलाता है। मृदा मतलब पृथ्वी की ऊपरी सतह जिस पर कृषि कार्य किए जाते हैं। ठीक है, अब ये तो है एग्रोनॉमी में। हॉर्टिकल्चर में अगर इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो वो दूसरी परिभाषा हो जाएगी मृदा की। ठीक है, भूमि की। ठीक है, इसका निर्माण फेल्ड्सपार, माइकस, हॉर्नब्लैंड, कैल्साइट, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर लिखी गई हैं, वेदरिंग यानी चट्टानों की अपेक्षा से होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, फिर आप लोग अपक्षय भौतिक और रासायनिक और जैविक क्रियाओं द्वारा होते हैं। ये हम आपको फंडामेंटल सबसॉइल साइंस जो है आपका, उसमें आपका है वेदरिंग यानी अपक्षय, उसकी सारी चीजें हम आपको एकदम कंप्लीट डिस्कशन करा देंगे। ठीक है, हवा, पानी, बर्फ जैसी शारीरिक गतिविधियां यहाँ पर होती हैं। रासायनिक गतिविधियां ऑक्सीकरण, न्यूनीकरण, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, ये सारी चीजें हम आपको डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस के वेदरिंग टॉपिक में। ठीक है, एसिड और एसिड क्रिया और जैविक कारक जैसे मनुष्य और जानवर, ठीक है, वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। बागवानी फसलों के लिए मृदा में आवश्यक गुण, तो कौन कौन से गुण चाहिए वो भी आप देख लीजिए। तो यह मृदा और अच्छे जल निकास वाली हो, पेड़ों के लिए गहरा, यह गहरा होना चाहिए, और मिट्टी में जल स्तर 4 मीटर या उससे गहरा हो। और क्या चाहिए, पीएच जो है वो 5 से 7.5 के बीच हो, उससे ज्यादा ना उससे कम हो। इसमें कठोर मृदा परत, उच्च नमक वाली, उच्च जल स्तर नहीं होना चाहिए। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉइल एंड क्लाइमेट फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, इसमें देखिए सॉइल फर्टिलिटी यानी मृदा उर्वरता, तो मृदा उर्वरता नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों पर निर्भर करता है। डिपेंड्स ऑन न्यूट्रिएंट्स कंटेंट सच एज, यही एनपीके, सीए, एमजीएस आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, आपको ध्यान में रखना है। सॉइल सैलिनिटी यानी मृदा लवणता देखिए, तो प्रॉपर सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज, सॉइल टॉलरेंट क्रॉप्स देखिए, तो सॉइल टॉलरेंट क्रॉप्स में आपका जैसे फालसा, सपोटा, फिग होता है, और आपका जिसको फिग यानी अंजीर बोलते हैं, और अंगूर, आंवला, वुड एप्पल, बेर। मॉडरेट सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स, इसमें आपका अनार, अंगूर, नींबू, सेब, पियर आ जाएगा। सॉल्ट सेंसिटिव क्रॉप्स, तो इसमें संतरा, आड़ू, अवोकाडो, स्ट्रॉबेरी, बीट और कैबेज आ जाएगा। क्षारीय मृदा में बोरान की कमी होती है, ध्यान में रखना है। वायुमंडलीय अर्थात एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, तो यह पौधों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है। कम आर्द्रता में सूखने का प्रभाव जो है वो होता है। पानी की आवश्यकता बढ़ जाती है। वर्षा यानी रेन, तो फसलों की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता जो है वो वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन पर निर्भर करती है, ये आपको ध्यान में रखना है। जिससे वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा तो ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन से पौधे जो है वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन से पानी उड़ा देते हैं। उत्पादन के लिए कुल वर्षा नहीं बल्कि उसका वितरण महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रोडक्शन के लिए ये नहीं इंपॉर्टेंट है कितनी वर्षा हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो बारिश हो रही है, रेनफॉल आ रहा है, उसका कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वितरण हो रहा है। अब यहाँ पर ये आपका छोटा सा लेक्चर, परंतु इंपॉर्टेंट उतना नहीं है एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो आपको पढ़ना है, सिलेबस में दिया हुआ है। अब पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहां पर मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा। आज ही डाउनलोड करके आप अपने नोट्स जो है बना सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें, लिंक है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। अपनी क्वेरीज हमसे पूछ के आप सॉल्व कर सकते हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आपकी जानकारी जो है वो बांटने से ही बढ़ती है, और किसी और चैनल पर भटकने की जरूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।